Assalamualaikum. This is Aisha Javed. I'm serving as product manager in Himmel Pharmaceuticals. Welcome to our special podcast for World Stroke Day. On this day, we are raising awareness about stroke, its signs and symptoms, its prevention, its risk factors, and supporting those who are the stroke survivors. Today, we are very much honored to have Professor Dr. Irfan Amjad Lutfi Sahab. He is the Professor of Radiology and the Director of the Stroke Program at NICVT, Karachi. He has extensive expertise in the field of radiology and a passionate commitment towards the treatment and prevention of stroke. So, thank you so much, Dr. Saab, for joining us. बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो हिम्मत फार्मा का बहुत शुक्रिया कि आपने वर्ल्ड स्ट्रोक डे के फोरम पे आपने एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को मालूम हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्ट्रोक या फालिज क्या है और क्या स्ट्रोक की डिफरेंट टाइप्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अवेयरनेस के हिसाब से स्ट्रोक, फालिज या लकवा, बहुत से लोग लकवा ही बोलते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो फालिज की दो टाइप्स हैं ओवरऑल। उसमें एक है इस्कीमिक फालिज, जिसको ड्राई फालिज बोलते हैं, खुश्क फालिज, यानी कि किसी भी ब्रेन की नस के अंदर, ब्रेन की आर्टरीज के अंदर एक खून का लोथड़ा जो कि उसको ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से जो भी सप्लाई ब्रेन की है वो डैमेज हो जाए या अफेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं इस्कीमिक फालिज। ठीक है, ओवरऑल जितने फालिज होते हैं इस्कीमिक फालिज 85% होते हैं। 85%। इसके बाद दूसरे फालिज जिनको वेट स्ट्रोक बोलते हैं, हेमरेजिक, जिसमें खून की नस का फट जाना, दिमाग के अंदर किसी भी खून की नस का फट जाना, उसको हेमरेजिक फालिज बोलते हैं। ये 15% होते हैं। इनकी डिफरेंट कॉजेज हैं और इस्कीमिक फालिज की डिफरेंट कॉजेज हैं। स्ट्रोक अवेयरनेस के हिसाब से हम बात करते हैं हमेशा ज़्यादातर इस्कीमिक फालिज की, जो खून की नस बंद होने की वजह से होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान में स्ट्रोक की प्रिवेलेंस क्या है? देखिए, पाकिस्तान में एक सर्वे के हिसाब से दिन में रजिस्टर्ड केसेस जितने भी हैं 1000 लोगों को फालिज होता है पाकिस्तान में हर रोज़। डेली आप हाँ, हर रोज़ 1000। ये रजिस्टर्ड केसेस हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज़्यादा लोगों को फालिज होता है, इससे डबल होता होगा, मगर ये रजिस्टर्ड केसेस 1000 लोगों को फालिज होता है। इसमें से 600 पेशेंट मर जाते हैं फालिज के बाद ऑन डेली बेसिस। और 400 पेशेंट जो हैं, यानी 40% पेशेंट सर्वाइव करते हैं विद अ डिसेबिलिटी। उनको अपाहजगी होती है, मोहताजी हो जाती है, हाथ पाँव मूव नहीं करते, बिस्तर पे लेट जाते हैं सारी जिंदगी के लिए। तो इतना बड़ा प्रेवलेंस है पाकिस्तान में, इसलिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सो दैट्स अ वेरी हाई रेशियो एंड अलार्मिंग फॉर अस एज वेल। और अगर आप दुनिया में देखें तो मैं यहाँ बताते चलूँ इसके साथ पाकिस्तान के हिसाब से कि दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है। दुनिया में जितनी बीमारियाँ होती हैं उसमें नंबर 1 कॉज जो है फालिज है, डिसेबिलिटी की, मोहताजी की। और नंबर 2 कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है, यानी कि हार्ट अटैक के बाद अगर कोई चीज़ आपको मारती है या सबसे ज़्यादा इंसान मरते हैं बीमारी से, वो फालिज से मरते हैं। तो इतना सोसाइटी पे बर्डन है और हमारे यहाँ ना होने के बराबर काम हो रहा है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्पेसिफिक कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके जिसके बारे में लोगों को बाखबर होना चाहिए? पाकिस्तान में क्योंकि एजुकेशन की भी कमी है और मेडिकल एजुकेशन की बहुत कमी है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को घर पे ही मालूम हो जाए कि ये अलामात क्या हैं, फालिज है नहीं। क्योंकि अक्सर कोई बीमारी होती है तो लोग समझते हैं कि इसको दिल का अटैक हो गया, लोग समझते हैं कि फालिज हो गया, लोग कहते हैं मिर्गी हो गया, जो भी है। तो इस पॉडकास्ट के बारे में बताता चलूँ कि बहुत अहम है समझना सबके लिए कि अचानक मुंह का टेढ़ा हो जाना, यानी मुंह एक तरफ डेविएट हो जाए, एक सिम्टम्स हो गया। बात करने की सलाहियत, सडन लॉस। एक होती है आहिस्ता आहिस्ता आपने बात की, फिर किस दिन बात की, फिर नहीं की, वो नहीं, अचानक बात करने की सलाहियत खत्म हो जाए, सेकंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम ये सडन लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। बहुत से लोगों के दोनों हाथों की पावर चली जाती है, वो फालिज नहीं है। अच्छा, वो फालिज नहीं है। वन साइड ऑफ द बॉडी, ये याद रखें कि अचानक एक तरफ का हाथ या एक तरफ की टांग की सलाहियत या पावर कम हो जाए या बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, तो ये फालिज है। तो इस तरह से मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथ पाँव में कमजोरी या उसकी मफलूजी हो जाना या बात करने की सलाहियत खत्म हो जाना, इसको फालिज बोलते हैं। ओके सर, एनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक? हमने अब तक NICVT के अंदर कोई 400 के ऊपर करीब पेशेंट कर चुके हैं स्ट्रोक इंटरवेंशन। तो जो हमने अपना डेटा कंपाइल किया रिस्क फैक्टर का, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है ना हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर। ओके। सेकंड रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। थर्ड रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल। चौथा है आपका स्मोकिंग, ये कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये मेन रिस्क फैक्टर। वैसे तो रिस्क फैक्टर बहुत से हैं, और वैस्कुलर डिजीज जितनी भी हैं, कार्डिक प्रॉब्लम जितनी भी हैं, कार्डिक डिजीज जितने भी हैं, वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके सर, क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिनमें स्ट्रोक के होने के चांसेस ज़्यादा हों? देखें, अब जो दुनिया भर में स्ट्रोक ज़्यादातर होता है वो 50 ईयर्स के बाद होता है, यानी कि 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में, 80 ईयर्स में स्ट्रोक होता है। वहाँ की लाइफस्टाइल पर डिफरेंट है, वहाँ पर एक्सरसाइज का रुझान ज़्यादा है। मगर पाकिस्तान में जब से हम ये काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से देखा है, पाकिस्तान में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बहुत ही अर्ली स्ट्रोक हो रहा है।
30 साल की उम्र में भी स्ट्रोक हुआ है, 40 साल की उम्र के पेशेंट बहुत ही फ्रिक्वेंट आते हैं, और 50 साल में बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। तो आप ही समझें कि 40, 50, 60 साल की उम्र के ज़्यादातर पेशेंट पाकिस्तान में आते हैं। इवन ऐसा भी हुआ है कि कुछ पेशेंट, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो 24 साल या 25 साल की उम्र के भी हैं जिनको फालिज हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, डाइट हैबिट को चेंज करना चाहिए, ताकि फालिज का बर्डन सोसाइटी पे कम हो सके। प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। ओके सर, जैसे कि आपने अभी अलामात का भी जिक्र किया, सो इफ़ समवन सस्पेक्ट के उसे स्ट्रोक हो रहा है, सो उसे फौरी क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि फालिज 2 तरह के होते हैं और दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। अगर किसी को फालिज हो रहा है और घर में आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ना लें। उसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता है कि ये हेमरेजिक फालिज है या इस्कीमिक फालिज है। 85% इस्कीमिक फालिज है, उसमें आप खून पतला करने की दवाई कोई भी ले सकते हैं, मगर खुदा न खास्ता अगर वो हेमरेजिक हुआ क्योंकि आपने सीटी स्कैन नहीं कराया तो वो वर्स हो जाएगा मजीद। खून पतला करने की दवाइयाँ हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर ली तो मजीद हेमरेज बढ़ जाएगा, तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, क्या टाइम मैटर करता है ट्रीटमेंट आउटकम्स पे, ये कितना जल्दी आप पेशेंट को लेके इमरजेंसी तक पहुँचें? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका अवेयरनेस के हिसाब से कि टाइम कितना मैटर करता है। टाइम इज़ ब्रेन, ठीक है, ये याद रखें। एक स्टडी के हिसाब से हर मिनट के अंदर 1,90,000 न्यूरॉन्स जो है डाई होते हैं, सही है, उनकी डेथ। इतना तेज़ी से ब्रेन डिके करता है कि बहुत तेज़ी से डिके करता है। तो अगर 4 घंटे विंडो टाइम रखा है हमने, बहुत हो गया 6 घंटे। अगर 4 to 6 आवर्स के अंदर आप किसी भी सेंटर में जाके पहुंच जाएं और वहाँ पर उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट ले लें फालिज की, तो फालिज रिवर्स हो सकता है इस तरह से। और अगर आप अर्ली 6 आवर्स गुजार देंगे तो समझेंगे सारी ज़िंदगी की मोहताजी है, सारी ज़िंदगी की मोहताजी है। ओके सर, थैंक यू सर। सर, क्या आज के दौर में कुछ रीसेंट ऐसी एडवांसमेंट्स या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, जिनसे जो है फालिज की ट्रीटमेंट में मज़ीद जो है पेशेंट्स के आउटकम्स जो हैं वो बेटर हो रहे हों? देखें, जितने लोगों को फालिज होता है उसमें 1 महीने के अंदर 23% लोग मर जाते हैं, ठीक है। जितने लोग 1 महीने के अंदर डेथ हो जाती है उनकी। और फालिज की एडवांसमेंट 2015 में हुई है। एक इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए हैं दुनिया भर में, अमेरिका में भी हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं और जगह पर भी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ कंट्रीज में एक साथ ट्रायल शुरू हुए थे। और ये ट्रायल हुए थे वर्सेस टीपीए वर्सेस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, यानी कि टीपीए जो टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर है, खून पतला करने की दवाई है, वही एक दवाई थी जो फालिज का भी इलाज करती थी। वो आई थी 90s में आई थी, उसके बाद 2000 में रजिस्टर्ड हुई और 2000 से पहले रजिस्टर्ड हुई 96 में 98 में, और वो फालिज के लिए भी दवाई इस्तेमाल होने लगी। तो पहले ये होता था कि जितने लोगों को फालिज होता था अगर विंडो टाइम पे 4 घंटे में पहुंच जाए तो वो दवाई खून पतला करने की टीपीए देते थे, उससे फालिज में काफ़ी हद तक बेहतरी आती थी, मगर तमाम फालिज ठीक नहीं होते थे। तो साइंसदानों ने ये कहा कि तमाम फालिज क्यों ठीक नहीं होते, ये खून पतला करने की दवाई क्लॉट को लाइसिस करती है, ब्लड क्लॉट को तोड़ देती है, तो फिर भी फालिज क्यों रह जाता है। तो इस स्टडी से ये मालूम हुआ कि जो क्लॉट 9 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर का क्लॉट है वो तो इस दवाई से अफेक्टेड होगा, टूटेगा। जो क्लॉट का साइज़ बड़ा है 1 सेंटीमीटर से ऊपर है, वो टीपीए से अफेक्टेड नहीं होता, टीपीए उस पर काम नहीं करता। तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप एंजियोग्राफी करें और एंजियोग्राफी करके जिस जगह दिमाग की नस में क्लॉट फंसा हुआ है उस क्लॉट को किसी स्टैंड की मदद से या एस्पिरेट कर लें, कैथेटर के जरिए उस क्लॉट को वहाँ से निकाल लें और ब्रेन को रीपरफ्यूज कर दें। एज अर्ली यू रीपरफ्यूज द ब्रेन, द फालिज विल बी रिकवर, जो स्ट्रोक विल बी रिकवर, ठीक है। तो इसलिए 4 से 6 घंटे का विंडो टाइम रखा है हमने कि अगर इस 4 से 6 घंटे में ब्रेन का बहुत थोड़ा टिश्यू डैमेज होता है और इतना कम होता है कि उसमें अगर आप 4 से 6 घंटे के अंदर करें तो जो बाकी बड़ा एरिया जो कि थ्रेटेंड होता है और अगर उसको ट्रीट ना करें तो पूरा ब्रेन का एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आप इमीडिएट वर्क करें और 4 से 6 घंटे के अंदर किसी ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी स्ट्रोक का लेटेस्ट इलाज हो। तो ये 2015 के जो ट्रायल थे वो इतने सक्सेसफुल हुए, 86% सक्सेसफुल थे वो। तो उनको उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक इंटरवेंशन कर दिया कि जितने पेशेंट फालिज के होंगे उनको स्ट्रोक इंटरवेंशन करके उस क्लॉट को निकाला जाए। तो स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट बन गई है। ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा सर, हमारे यहाँ लोगों की आम मेंटालिटी ये है कि आपको अगर एक दफ़ा फालिज हो गया है तो ज़िंदगी भर की मोहताजी है या आपकी लाइक जान ही चली जाएगी। सो ये मिसकंसेप्शन है या इसका रिवर्सल मुमकिन है? देखें, फालिज की बहुत सी अकसाम में बताया था कि हेमरेजिक इस्कीमिक फालिज को अगर देखेंगे जो खून के क्लॉट की वजह से होता है उसकी बहुत सी टाइप है। एक माइनर टाइप है उसकी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसको बोलते हैं TIAs। TIAs क्या होता है? अलार्म होता है, अलार्मिक साइन है। गर्दन की नसों का सुकड़ जाना, उसमें क्लॉट आ जाते हैं, दिल के अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं। तो अगर इकोकार्डियोग्राफी कराइए आपने और दिल के अंदर क्लॉट है तो आप समझ लें कि ये क्लॉट जब निकलेगा दिमाग में तो जो फ्लो डायनेमिक्स है ब्लड की वो हमेशा ब्रेन की तरफ फैले जाती है, तो ये क्लॉट ब्रेन में जाएगा और फालिज करेगा। तो इसलिए किसी को भी अगर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है या दिल के अल्ट्रासाउंड पे आपको क्लॉट नजर आते हैं या गर्दन की नसें सिकुड़ी नजर आती हैं तो ये अलार्मिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक वार्निंग है कि जाके फ़ौरन इसको करेक्ट करवा लें। अगर ये नहीं करवाएंगे तो खुदा न खास्ता ज़िंदगी
ज़िंदगी भर की अपाहजगी माजूरी में आ जाएंगे आप। और आपको जैसे पता है कि 1000 लोगों में से 600 लोग तो फालिज के बाद मर ही जाते हैं। तो अगर आप नहीं मरेंगे, अल्लाह ना करे, तो फिर आप ये मफलूजी में शिकार होंगे। तो इसलिए इसका इलाज बर वक्त कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पॉसिबिलिटी हो सकती है रिवर्सल की अगर पेशेंट उस टाइम विंडो में पहुंच जाए आपके पास। हमने बेसिकली जो ट्रायल थे जो 2015 में दुनिया में हुए थे, उनका मकसद ही ये था कि फालिज को रिवर्स कैसे किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी अब इस पर काम शुरू हो गया। और जो लोग विंडो टाइम के अंदर 4 से 6 घंटे में, बार बार रिपीट इसलिए करता है कि लोगों के दिमाग में आ जाए कि अगर किसी को अचानक रिपीट कर दो, अचानक किसी का मुंह टेढ़ा हो जाए, बात करने की सलाहियत खत्म हो जाए, सडन लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, तो वो फ़ौरन रश करे उस जगह पे जहाँ पर इसकी एक्यूट ट्रीटमेंट मैसर है। और अगर आप 4 से 6 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे तो बहुत चांसेस हैं, 100% तो नहीं बोला, बहुत चांसेस हैं, 70-80% चांसेस है कि आपका फालिज रिवर्स हो जाएगा। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वाइवल रेट क्या होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स का? अगर उन्हें एक बार स्ट्रोक अटैक हो गया, सो व्हाट्स द सर्वाइवल रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर स्ट्रोक? देखें, अगर किसी को एक दफ़ा फालिज हुआ है और उसने उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं की, उसकी मेडिकेशन ना ली, तो जो सेकंड फालिज होगा वो बहुत लीथल होता है और बड़ा फालिज होगा, उसमें जान जाने के 70-80% चांसेस होते हैं। इसलिए पहले फालिज के बाद ये ना समझे कि दूसरी दवा फालिज नहीं होगा, दूसरी दवा भी फालिज होगा अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, तो अगर इलाज नहीं कराएंगे तो। ओके सर। सर, क्या आप कुछ ऐसी मिथ्स शेयर कर सकते हैं जो कि कभी आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी हों और वो टोटली लाइक लोगों की मिसकंसेप्शंस हों? अच्छा, में मिथ्स तो नहीं, मगर ये है कि लोग फालिज को, मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी जिसको सबसे ज़्यादा समझ चाहिए, अगर आपकी फील्ड का डॉक्टर नहीं है, इवन ENT सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, या कोई और है, जो भी डॉक्टर है, स्किन का डॉक्टर है, इन लोगों को भी नहीं पता होता, सबकी बात नहीं कर रहा, नहीं पता होता कि फालिज कितनी जल्दी रिवर्स हो सकता है, कहाँ जाना चाहिए फालिज। तो इसलिए आवाम समेत जो कि नॉन मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, पैरामेडिक के लोग हैं, डॉक्टर, सबकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये सिम्टम जो बताएं, ये सिम्टम्स हों, तो आप फ़ौरन ऐसी जगह पे अप्रोच करें, ऐसी जगह रीच आउट करें जहाँ पर आपको फालिज का एक फौरी इलाज मैसर हो। तो इसलिए कुछ लोग घर पे समझ रहे होते हैं कि शायद शुगर लेवल कम हो गया, उसमें वो विंडो ज़ाया कर देते हैं, घर में रख के पेशेंट का टाइम ज़ाया करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या वो, कुछ लोग वो जूता सुंघाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग, हाँ वो ये भी एक है, और कुछ लोग समझते हैं कि इसको किसी करीबी हॉस्पिटल जाए, ड्रिप लगवा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो मैं इस पॉडकास्ट के हवाले से आपको एक सजेशन ही दे रहा हूँ कि कभी किसी के फालिज तो हमेशा ऐसी जगह बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट मैसर हो। किसी छोटे हॉस्पिटल में न जाएं कि वो आपके 4 से 3 घंटे 6 घंटे जो है वो वहाँ ज़ाया हो जाएं, उसके बाद मालूम हो गया ये तो फालिज हुआ है। जब आप दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके CT स्कैन के अंदर फालिज आइडेंटिफाई हो गया, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि इमीडिएटली CT स्कैन कराया जाए, प्लेन CT स्कैन, वो आपको बता देगा कि ये फालिज एक्यूट है या क्रॉनिक है या लेट हो गया है, वो बता देगा कि फालिज वेट फालिज है या ड्राई फालिज है, ब्रेन की नस फटी है या क्लॉट की वजह से हुआ है। ओके सर, थैंक यू। सर, आप जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें ऑन वर्ल्ड स्ट्रोक डे? देखें, इन जितनी बातें की इसमें एक पैगाम भी था और इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ इस तरह से कि पाकिस्तान में क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है और हमारी डाइट हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, ख़ासतौर पे लेट ईटिंग, यानी रात को 10-11 बजे खाना खाना और फिर सो जाना, ये बहुत ख़राब है। एक्सरसाइज का रुझान नहीं है, लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज या शाम में एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ वॉक करने को एक्सरसाइज समझते हैं, जो कि बेहतर है वॉक की जाए, मगर जब तक 50-60 साल के आप रनिंग करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, वेट कम करें। और ओबेसिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितनी ओबेसिटी होगी इतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ तो जब स्ट्रोक हो जाता है फिर लोग दवाइयाँ तो खानी ही खानी है, मगर उससे पहले, दवाइयाँ खाने से पहले और अपने काम से अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस डॉक्टर से बात करता हूँ, जिस प्रोफेशन से बात करता हूँ, तो वो कहता है वॉक करने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, बिजी बहुत है, रात हो जाती है। जब खुदा न खास्ता किसी को कार्डियक स्टेंट पड़ जाता है, फालिज जाता है, तो फिर उसको टाइम मिल जाता है इन सब चीज़ों का। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये है कि वो जब वो टाइम मिले, बहुत लेट हो जाएंगे, आप पहले से निकालें टाइम और इसको अपनी ज़िंदगी में और डेली रूटीन में बिल्कुल मैंडेटरी कर दें। वॉक करना, एक्सरसाइज करना और डाइट कम लें, ठीक है, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड ना लें और शुगर को कंट्रोल करें। HbA1c आपको बड़ा अच्छा पैरामीटर है, वो 5 से जितना नीचे होगा इतना अच्छा होगा। हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, अगर हाइपरटेंशन से कंट्रोल करें। Thank you so much, Dr. Sir, for educating us. This was much needed, and I would like to thank you on the behalf of Himal Pharma for taking out your precious time for this awareness podcast. Thank you so much.